अब आइए आगे बढ़ते हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद से लगातार बयानबाजी हो रही है। सबसे ज्यादा राजनीति आरएसएस की ओर से आ रहे बयान को लेकर की जा रही है। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नसीहत, उसके बाद कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान। लगातार ये सवाल उठने लगा कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब ठीक नहीं है। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि राम भक्ति में लगी पार्टी जब अहंकारी हो गई तो जनता ने उसे 241 पर रोक दिया। अब इंद्रेश कुमार ने सफाई दी। एबीपी न्यूज से बातचीत में इंद्रेश कुमार ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। देश का वातावरण इस समय बहुत स्पष्ट है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, लेकिन जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन गई है। अहंकार वाले बयान पर इंद्रेश ने राहुल गांधी और केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि ये उन लोगों के संदर्भ में कहा गया था जो चुनाव में अपनी जीत की गारंटी दे रहे थे, लेकिन नतीजों में वो काफी पीछे छूट गए। और देखिए इंद्रेश कुमार की शब्दवाणी क्या थी, आइए विस्तार से आपको हम बताएं। क्या उन्होंने बयान दिया, क्या उन्होंने कहा, इंद्रेश कुमार की शब्दवाणी। और देखिए पहले जिस पार्टी ने राम भक्ति की वो अहंकारी हुई, पहले उनका ये बयान था। उसके बाद में उन्होंने सफाई दी, कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ, गलत मतलब निकाला गया। और साथ ही पहले उन्होंने कहा था कि अहंकारी होने पर जनता ने 241 पर उनको रोक दिया। जो अहंकार उनके भीतर आ गया था उसके बाद 241 पर ही रुके और अब राम भक्ति का संकल्प लेने वाले सत्ता में है। ये बयान उनका अब सामने आया है। पहले उन्होंने कहा था कि जो पूर्ण हक शक्ति मिलती भगवान ने वो रोक दी बीजेपी के लिए, और अब उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और पहले देखिए उन्होंने कहा था कि जिनकी राम में आस्था नहीं थी 234 पर रोका, ये इंडिया अलायंस के लिए कहा था। अब उन्होंने कहा कि राम का विरोध करने वाले सत्ता से बाहर ही रह गए। और देखिए आखिर इंद्रेश कुमार ने पहले क्या कहा और अब क्या सफाई दी, आपको हमने विस्तार से बताया कि इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। तब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना। जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। इस समय का सच एकमात्र है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति की वो सत्ता में हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। केजरीवाल ने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ, इतनी सीटें आएंगी और इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए जाकर कि इसको क्या कहना चाहिए, और आप मीडिया के एक्सपर्ट्स लोग हैं, आप समझ सकते हैं इनको कौन सी संज्ञा देनी चाहिए। ये वक्तव्य आप ही लोगों ने दिखाए थे कि इतनी जो सीट नहीं होंगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप स्वयं ढूंढ लीजिए, और आप सब खोजी हैं इसलिए खोज सकते हैं। मैंने बता दिया कि इस समय देश के अंदर और भाजपा एनडीए के रूप में सरकार बन गई है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस सरकार का नेतृत्व करते हुए तेज गति से आगे जा रहे हैं। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने अपने बयान पर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, वो आपने सुना। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने अहंकार की बात बीजेपी के लिए नहीं की थी, इसका जिक्र अब वो कर रहे हैं। इंद्रेश जी इस वक्त खुद मेरे साथ में है, इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या सोच करके वो बयान दिया है। इंद्रेश जी, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, ये बयान है किसको लेकर के? बीजेपी के आला नेतृत्व को लेकर के, कार्यकर्ताओं को लेकर के, किसको लेकर के है? ऐसा है, देश तेज गति से दिन प्रतिदिन आगे जा रहा है। इस समय का सच एकमात्र है कि जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति की वो सत्ता में हैं। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
एनडीए की सरकार तेज गति से नए भारत की ओर चल पड़ी है। मैं सबसे अपील करूंगा कि देश एकजुट होकर नए भारत के निर्माण में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चले। सर, आपने अपने पुराने बयान को दोहरा तो दिया, लेकिन उसमें एक शब्द छोड़ दिया, अहंकार। अहंकार जिसको लेकर के पूरी कंट्रोवर्सी आई, ये कहा जाए कि विवाद खड़ा हुआ है। कौन है अहंकार में सर? ऐसा है, हमने तो टेलीविज़न पर आप लोगों ने दिखाया कि राहुल गांधी ने ये कहा कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, मैं लिख कर देता हूँ। अब आप इसको क्या कहना पसंद करेंगे, वो आपको लिबर्टी है, आप इसको जान सकते हैं। इसी प्रकार से केजरीवाल ने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ, इतनी सीटें आएंगी और इंडी अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए जाकर कि इसको क्या कहना चाहिए, और आप मीडिया के एक्सपर्ट्स लोग हैं, आप समझ सकते हैं इनको कौन सी संज्ञा देनी चाहिए। लेकिन सर, अहंकारी आपने, फिर वो मैं आपसे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि उसको लेकर के सुबह से जब से आपने बयान दिया उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है। अहंकारी, क्योंकि जो अहंकार में था वो 241 पर आ गया, जो राम का विरोध कर रहा था वो 230 के आसपास आ गया, सब मिलकर के। तो इसमें तो अल्टीमेटली यही इशारा मिला ना कि 241 पे तो जो बीजेपी आई है। ऐसा है कि जो सत्य है उसको मैंने अल्टीमेट बता दिया है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति और आस्था दिखाई वह श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में इस समय सरकार में हैं, और उन्हीं के साथ देश आगे बढ़े, इसकी शुभकामना करता हूँ। सर, यहाँ पर सवाल इस वजह से उठ रहा है, फिर मैं, क्योंकि जिस शब्द को लेकर के विपक्ष ने भी जो है लगातार सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, ये कहने लगा कि यही बात जो है आरएसएस ने पहले क्यों नहीं मोदी सरकार को बता दिया, उनके मंत्रियों को बता दी। तो अहंकारी है कौन सर, अगर आप जो है नाम लेकर ही बता दें, या क्योंकि अब सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, आपने जितने सवाल पूछे सीधे ही पूछे हैं, और मैंने सबका सीधा ही उत्तर दिया है। सर, कौन है अहंकारी? मैंने बता दिया, इसलिए ये वक्तव्य आप ही लोगों ने दिखाए थे कि इतनी जो सीट नहीं होंगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप स्वयं ढूंढ लीजिए, और आप सब खोजी हैं इसलिए खोज सकते हैं। मैंने बता दिया कि इस समय देश के अंदर और भाजपा एनडीए के रूप में सरकार बन गई है, और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस सरकार का नेतृत्व करते हुए तेज गति से आगे जा रहे हैं। अभी तक वो बयान जो हम लोगों को जो मिला था, लेकिन अब क्योंकि हम आपसे सीधे बात कर रहे हैं और आपके बयान को सुनकर के लग रहा है कि आपने विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल का आपने नाम लिया, आपने उनके लिए अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने किसके लिए किया, क्या नहीं किया, ये आप सब देख चुके हैं और दिखा चुके हैं। इसी से कंफ्यूजन हो जाता है सर, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के अंदर से बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, देश का जनमत निर्णय हो चुका है, और निर्णय में ये हो गया है कि राम विरोधी सत्ता से बाहर है और राम भक्त सत्ता के अंदर हैं। इनकी खुशियाँ मनाइए और देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा आप सब दें। आप साफ साफ नहीं बोलते सर, उसको लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, फिर आप कहते हैं कि मीडिया ने ऐसा कर दिया, तभी आपसे सर पूछ रहा हूं। मैंने तो किसी को दोष नहीं दिया, मैंने पहले भी नहीं कहा इसको दोष है और उसको दोष है। मैंने तो बताया कि एट प्रेजेंट दिस इज द रियल सिचुएशन, सो आई टोल्ड दैट रियल पोजीशन। तो 241 वाले अहंकारी नहीं है आप कह रहे हैं? चलिए आगे। 241 वाले अहंकारी नहीं है? मैंने अपनी बात कह दी है, आप अपनी बात को घुमाते रहिए, आपको फुल लिबर्टी है, परंतु मेरी बात जितनी मुझे कहनी चाहिए थी वो मैंने आप। तो सर, इस वजह से मोहन भागवत जी का भी जो एक बयान आया और उसके बाद आपका बयान आया, तो ये कहा गया कि संघ नेता बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, संघ प्रचारक, संघ प्रमुख बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कि लोगों के अपने अपने सोच है, किसी की सोच के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, दैट इज देयर लिबर्टी। तो सर, संघ और बीजेपी में कहीं कोई मतभेद नहीं है? मैंने कहा है कि लोग जो हैं ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, और ख्याली पुलाव जो हैं ये कभी भी असलियत नहीं होते हैं। कहा जा रहा था कि संघ का इस्तेमाल उस तरह से, संघ के जो कार्यकर्ता थे, जो स्वयंसेवक थे, वो चुनावों में निकले नहीं। बीजेपी की जो कम सीटें आई हैं उसकी एक वजह वो भी रहा है चुनावों में। ऐसा है कि लोगों को अपने अपने आंकलन करने की स्वतंत्रता थी, है और सदा रहेगी। आइदर दे आर रॉन्ग
तो भी उनको आंकलन करने की अपनी आज़ादी है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने राम का विरोध नहीं किया, वो जो है जिन लोगों ने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन सर बीजेपी भी तो अपने आप पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, जबकि नारा तो ये लगने लगा था ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता ये जो है नारा लगा रहे थे, लेकिन फिर भी सर 272 नहीं पहुंची बीजेपी, वजह क्या लगती है? प्रयत्न हर एक करता है। प्रयत्न इस बात को बताते हैं कि 2 समूह हो गए थे और एनडीए के रूप में समूह सत्ता में पहुंच गया, इंडिया के रूप में समूह यह सत्ता से बाहर हो गया। तो पहले उनका अहंकारी वाला बयान और अब पूरी सफाई आपने सुनी। अब आइए आगे बढ़े। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात हो सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम योगी की मोहन भागवत से ये पहली मुलाकात है। यूपी में बीजेपी को कम सीटें मिली है 2019 के मुकाबले, और जिसको लेकर योगी और आरएसएस प्रमुख की बातचीत हो सकती है। आरएसएस प्रमुख फिलहाल संघ शिक्षा वर्ग की बैठक के सिलसिले में गोरखपुर में इस वक्त हैं, और साथ ही योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र भी है गोरखपुर, जहां मोहन भागवत हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात भी हो सकती है। चुनाव के जो नतीजे रहे उत्तर प्रदेश के, उसको लेकर दोनों के बीच में चर्चा हो सकती है। बहुत अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है। आइए सीधे आपको लिए चले, वीरेश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वीरेश, ये तमाम विवाद हुए, वो पहले मोहन भागवत का जो बयान सामने आया उसको लेकर भी, उसके बाद इंद्रेश कुमार का जो बयान आया उसको लेकर, अब मोहन भागवत जो है वो गोरखपुर में मौजूद हैं। क्या जानकारी है सीएम योगी और उनकी मुलाकात आज हो सकती है इसको लेकर? देखिए, भाजपा की मातृ संगठन है आरएसएस और उसके प्रमुख है मोहन भागवत। इसके पहले जितनी बार मोहन भागवत गोरखपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम संघ के मौजूद रहे, उस दरमियान हमेशा से योगी आदित्यनाथ उनसे मिले। ये एक प्रोटोकॉल भी है जो एक मुख्यमंत्री और संघ प्रमुख के बीच का रिश्ता भी है। तो ऐसे में मोहन भागवत वहाँ हैं, योगी आदित्यनाथ की आज उनसे मुलाकात होनी है। लेकिन चूंकि 24 का रिजल्ट यूपी में मुफीद नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, और ऐसे में इंद्रेश कुमार मोहन भागवत जी का बयान आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में, और कहीं न कहीं इशारा किया गया है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का मोहन भागवत से मिलने के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। अगर मुलाकात होगी तो राजनीतिक बात भी होगी, चुनावी चर्चा भी होगी, और पूरे यूपी पर भी चर्चा होगी, राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। इसलिए मीडिया की हेडलाइंस है और हम सभी उत्सुक हैं और दर्शक भी उत्सुक हैं, और उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री और पदाधिकारी उत्सुक हैं कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, और फिर बात होगी तो उससे निकल कर क्या सामने आएगा, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस बात पर है। मोहन भागवत का रिजल्ट के बाद जो बयान आया है उसको लेकर पूरा विपक्ष खेल रहा है। इंद्रेश कुमार ने जो बयान दिया उसको लेकर भी विपक्ष जो है पूरा मुदित है, हर्षित है, और ऐसे में विपक्ष को मुद्दा मिला हुआ है बीजेपी को आड़े हाथों लेने का। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा सांसद देता है, जो दिल्ली का रास्ता तय करता है, और योगी आदित्यनाथ का कद भी अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े राजनेता के तौर पर देखा जाता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का मिलना, उसके कई मायने हैं, राजनीतिक मायने हैं, और उस मिलन के बाद से जो निष्कर्ष निकलेंगे उस पर भी वार्ता और चर्चा परिचर्चा होगी। इंतजार है कि जब सीएम योगी और मोहन भागवत की मुलाकात होगी तो आखिर दोनों के बीच में क्या बात होगी। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार, कौन तारनहार? देश की राजधानी दिल्ली गंभीर जल संकट से परेशान है। प्रचंड गर्मी और पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता की वजह से 3 करोड़ आबादी को परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग एक एक बूंद पानी के लिए इस वक्त तरस रहे हैं। भीषण गर्मी, और सोचिए क्या हाल होगा दिल्ली वालों का। लोगों की जिंदगी टैंकरों के सप्लाई किए जाने वाले पानी पर टिकी हुई है। दिल्ली में जल संकट की समस्या इतनी गहरा गई है कि घंटों तक वाटर टैंकर्स का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। हालात यह है कि लोग पानी के टैंकर्स पर चढ़ जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, लेकिन इस जल संकट का कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। और एक और जहां दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, लोगों को पानी के लिए मारामारी करनी पड़ रही है, तो वहीं अलग अलग तस्वीरें आपके सामने इस वक्त है।
मैदानगढ़ी दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, चाणक्यपुरी की तस्वीर आपके सामने है, गीता कॉलोनी की तस्वीर है। और देखिए भीषण गर्मी, और इस भीषण गर्मी में एक बूंद पानी के लिए दिल्ली के लोग त्राही मांग कर रहे हैं। मेघा का रुख कर लेते हैं, ग्राउंड पर ही वो मौजूद है। मेघा, आज की क्या सूरत है? दिल्ली वाले आज भी पूरे दिन परेशान रहेंगे पानी को लेकर? जी हाँ, देखिए दीपा, जो सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पे वो बदलने का नाम नहीं ले रहा। जो पारा है वो लगातार चढ़ते जा रहा है और दिल्ली में भीषण गर्मी है और इसके बाद लोगों को टैंकर पर निर्भर करना पड़ रहा है। आज सुबह हमने ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई, जिसमें चाणक्यपुरी था, अशोकनगर की तस्वीरें दिखाई, और हर तरफ हालात ये हैं कि लोग एक बाल्टी पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इसमें लगातार सियासत जो है, राजनीति भी गर्म हो चुकी है। लगातार बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चल रहा है। इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज कांग्रेस की तरफ से मटका फोड़ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें पानी को लेकर जो तमाम जिल्लतें दिल्ली वासियों को उठानी पड़ रही है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा पर डायरेक्ट निशाना साधा जाएगा। क्योंकि आप जैसे तस्वीरें देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तमाम जो आम आदमी पार्टी ने की तरफ से आतिशी ने पीसी की, उसके बाद भाजपा की तरफ से बांसुरी स्वराज ने जवाब देते हुए एक दूसरे पर निशाना साधा। पड़ोसी राज्य जिसमें हिमाचल को, हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है और वहां से कुछ और जवाब आ रहा है, जिसके बाद आज कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है और कांग्रेस की तरफ से कई ब्लॉकों में प्रोटेस्ट किया जाएगा 11 बजे से, जिस पूरे दिन इसको लेकर मटका फोड़ प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसमें पानी की किल्लत, लोगों से बातचीत, लोगों की ज़रूरतों को का हवाला देते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाया जाएगा। मैं आपको सुबह की अगर तस्वीरें बताऊं, ये सुन के मन घबराता है, डर लगता है, क्योंकि पानी दीपा सबसे बेसिक ज़रूरत है हमारे लिए। पानी जिंदगी है, जल जीवन है, लेकिन इस वक्त जल भी संकट में है और जीवन भी संकट में है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पानी है नहीं। लोग एक टैंकर जब आता है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके गिरने का, चोट लगने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और जिनके पास पाइप होते हैं, जिनके पास समाधान है, साधन के हिसाब से वो पानी लेते हैं, और कई चेहरे हैं जो मायूस लौट के जाते हैं, जिनको पानी नहीं मिलता, और वो फिर अगले दिन के जंग के लिए खुद को तैयार करते हैं कि शायद अगले दिन को एक बाल्टी पानी मिल जाए। इस इलाके में चाणक्यपुरी की तस्वीरें, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक नल था लेकिन अब वो भी खराब हो चुका है, और प्रशासन की ये तस्वीर है कि प्रशासन ने अब तक नल बनाने को लेकर या फिर उसके मरम्मत को लेकर कोई काम नहीं किया, और अब यहाँ पर एकमात्र सहारा सिर्फ टैंकर है। ये तस्वीर सिर्फ चाणक्यपुरी की नहीं, बिल्कुल ठीक है। पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है, लेकिन सवाल ये कि ऐसे में दिल्ली वालों की जो प्यास है वो बुझाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर बना हुआ है। शुक्रिया आपका मेघा पूरी जानकारी के लिए। इटली G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी वापस भारत लौट आए हैं। थोड़ी देर पहले उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। पीएम मोदी ने इटली सरकार का धन्यवाद किया। इटली की पीएम ने मोदी के साथ सेल्फी भी ली, उन्होंने वो सेल्फी भी पोस्ट की है। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इटली में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, वहां पर अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में उनकी मुलाकात हुई, कईयों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी उनकी हुई, और जब वापस लौटे दिल्ली तो ये उस वक्त की तस्वीर है। साथ ही मोदी के साथ जॉर्जिया मेलोनी की ये सेल्फी भी आप देख रहे हैं। इटली में पीएम मोदी और साथ ही अलग अलग देशों के तमाम जो प्रमुख चेहरे थे वो पहुंचे हुए थे। तमाम मसलों पर बातचीत भी हुई, और वहां से लौटने के बाद पीएम मोदी ने इटली सरकार का धन्यवाद भी अदा किया है, जिस तरीके से उनका वहां पर स्वागत सत्कार किया इसको लेकर, और वहां से लगातार तस्वीरें सामने आती रही। नीट पर संग्राम, क्या होगा अंजाम? नीट पर चल रहे विवादों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में ये दावा किया कि किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है। विपक्ष सिर्फ इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। जिम्मेदारी संभाली और उसी के साथ में एक ऐसे विवाद में फंसे हुए हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्मेंद्र जी, जिम्मेदारी संभालते ही सबसे पहले आपके सामने जो विवाद आया है नीट का, जिसमें 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में। नहीं, कोई अधर में नहीं है। मैं आपको निवेदन करूंगा, मैं आश्वस्त करूंगा सारे विद्यार्थियों को। इस बार 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, नीट का रिजल्ट आ गई है। उनमें से कुछ विसंगति सामने आई थी। 6 सेंटर में कम समय मिलने के कारण वहाँ के लोगों की मन में अस्वस्थता थी। एनटीए ने कुछ एक फार्मूला बनाया, उसको भी लेके एक प्रसंग आई कि उसमें से कुछ
एनामोलिस ध्यान में आया। फिर एक अल्टरनेटिव फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दे दिया है कि उसी हिसाब से उन सेंटर के बच्चों को रीटेस्ट करने की अनुमति दिया जाए। जो लोग पुराने मार्क्स में रहना चाहेंगे वो रह सकते हैं, या जो लोग नए परीक्षा दे के मार्क्स लेना चाहेंगे ले सकते हैं। बाकी एक दो सेंटर्स की कुछ अनामोलिस की ध्यान आ रही है। ये सारा विषय इन दिनों में सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को नोटिस किया है, एनटीए को भी नोटिस किया है। भारत सरकार की ओर से हम सारा तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। विद्यार्थियों के मन में आश्वस्त, मैंने आज विद्यार्थियों को मिला भी, उनके अभिभावकों को भी मिला, मैंने आश्वस्त किया और उनकी जो समस्या है उनके बारे में मैंने उनका एंजाइटी क्या है, उनकी कंसर्न क्या है, उसको भी मैंने समझा। आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री व एनटीए द्वारा नीट घोटाले की लीपापोती शुरू कर दी गई है। गुजरात और पटना में जो मामले सामने आए हैं वो जो है नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अफवाह फैलाने की जिम्मेवारी है, वो अपना काम करते रहिए, वो करे, हमें उसमें से बहुत टिप्पणी देना नहीं है। हम विद्यार्थियों के लिए चिंतित है, विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास ना गिरे। इस बीच में सिलेबस, परीक्षा की पद्धति, नए सेंटर्स खुलना, इसी साल हमने 600 से ज़्यादा नए सेंटर खुले हैं, 72 नए शहर में गए हैं। सिलेबस को एनसीईआरटी जैसे कम बोझिला किया, ऐसे ही इस बार भी परीक्षा में बोझिला कम करवाया गया है। परीक्षा के क्वेश्चन सब 12वीं की स्तर पे हो, जिसमें जो एक लार्जर प्रश्न है, परीक्षा के बोझ के कारण बच्चे जब अपने जान गंवा देते तब सब चिंतित होती हैं। कुछ रिफॉर्म सरकार ने किया है जिसमें से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और ज़्यादा उत्साह बढ़ा है। तो आप कह रहे हैं कि 67 जो बच्चे ने टॉप किया है उसकी वजह क्योंकि पेपर इजी आया था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो छात्रों के जहन में भी संशय है, डाउट है, वो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, वरना इतने सारे बच्चे 720 में से 720 नंबर कैसे ला रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों में भी टॉपर बच्चे अच्छे नंबर पे होते थे, इस बार ये 61 हुए हैं। जो ग्रेस मार्क मिलने के कारण 6 बच्चों के नाम जुड़ा था। अभी जब ग्रेस मार्क की फॉर्मूला बदल जाएगा और कॉम्पीट करके उसमें से कोई आ जाएगा तो आ जाएंगे, नहीं तो 61 ही है। निश्चित रूप में मैं कहूँ, सिलेबस को क्या बच्चों को अपनी जान गंवाने देना चाहिए था? क्या उनकी परीक्षा को सरलीकरण नहीं करना चाहिए था? क्या कम बोझिला नहीं करनी चाहिए था? कि बच्चे अच्छे क्यों कर गए, हमको तो खुशी होनी चाहिए, आप उसमें ही सवाल निशान लगा रहे हो। क्या बच्चों को फिर हम अपने तनाव में धकेल देते हैं क्या? ये तो सारे सार्वजनिक हुए, पारदर्शी हुई है। ग्रामीण इलाका के बच्चे आए, भाषा के आधार में बच्चे एंट्रेंस देना शुरू किए हैं, उसमें इसके पीछे कौन है? आप थोड़ा देखिए, उन जो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कौन है ये लोग? बहुत सारी जो है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे जुड़े हुए अभिभावक हैं, क्या विद्यार्थी हैं? क्यों इतना चिंतित हो जाते हैं? क्या जनवरी महीने में जो एक एडवाइजरी दिया गया है कैसे चलेगा? क्या देश की मिजाज क्या था? देश चिंतित था, देश की जो सिनेमा चल पड़ी उनके नाम पे। ये जो कंसर्न है, ये इनके पीछे कौन है? सरकार सारे चीज़ों को ध्यान से देख रही है और मैं आश्वस्त करता हूँ, मेरे पहला चिंता मेरे विद्यार्थी है, उनके अभिभावक है। मैं आश्वस्त करता हूँ, भारत सरकार पारदर्शी तरीके से हमने इन 10 सालों में 58,000 नया मेडिकल सीट खोले हैं, परीक्षा को अनबर्डन किए हैं, परीक्षा में ज़्यादा ग्रामीण बच्चे, भाषाई बच्चे आए उसकी चिंता किए हैं। बच्चे अच्छे परीक्षा कर रहे हैं। 12वीं की परीक्षा और नीट की परीक्षा में अंतर क्या होनी चाहिए? रीटेस्ट की भी मांग कर रहे हैं वही छात्र जो बहुत बड़ी संख्या में। जहाँ कोर्ट में देखो, रीटेस्ट सारे छात्र मांग करेंगे, सरकार उसको करे कैसे? कुछ फॉर्मूला में करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, इसमें से इतने 1563 लोग करो, हमने किया। अगर बाकी 8 तारीख को कुछ कहेगी, उसको निश्चित रूप से हमको पालन करना है। और सर, एनटीए कई सवालों के घेरे में लग रहा है शुरुआती तौर पर। मैं मानता हूँ आज ऑर्गेनाइजेशन एनटीए को ऐसे एक मुश्त में कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन एनटीए के अंदर भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की गड़बड़ी में जिम्मेवार पाया जाता है, कोई भी हो उसको स्पेयर नहीं किया जाए। बस आखिरी सवाल, बच्चों से अपील करेंगे, जो 24 लाख बच्चे अपियर हो रहे थे जिनके जहन में बहुत तरह के संशय, कुछ अपील करेंगे कि तनाव मुक्त रहे। रिजल्ट आ गई है, काउंसलिंग यथा समय में होगी। ये सारा विषय पक्ष विपक्ष सारे आज कोर्ट के सामने भी है। हमें भरोसा करनी चाहिए व्यवस्था के ऊपर। हमारे देश में पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है काम को इम्प्लीमेंट करने में।
देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से छात्र हर्ष और उसके पिता हरिओम ने भी मुलाकात की। हर्ष और उसके पिता ने ये बताया कि शिक्षा मंत्री ने जो भी बात उनसे कही है उससे वो आश्वस्त हैं। हरिओम दुबे हैं जो कि यहाँ पर जो छात्र मिलने आए थे, हर्ष उनके फादर हैं। हरिओम जी, आप भी जो मुलाकात में मौजूद थे, क्या बातचीत हुई? हमसे पहले जो बच्चों की बात उन्हें बताया, मैंने अपने दुख को कहा कि हमारे तरह कई गार्जियन ऐसे हैं देश में, हजारों में नहीं लाखों में हैं, जो व्यथित हैं, उनकी पीड़ा को समझा जाए। और आपने जो कल बयान दिया था उससे हम लोग आहत हैं। तो उन्होंने कहा मैंने अगर बयान दिया आहत हैं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं न्याय करूंगा आपके साथ। भरोसा दिलाया। साथ में जो अधिकारी बैठे थे, सचिव, उप सचिव, उन लोगों ने कहा कि मैंने न्याय। आपके बेटे ने सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की थी, उस पर कुछ कहा? हर्ष, आप ये बताइए, आपने सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की थी? हाँ बिल्कुल, हमने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी एनटीए पे की जाए, ताकि क्योंकि अब उसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो कितना भी घपला कर सकता है, तो इसलिए आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, हम उस बात पे भी एक्शन लेंगे। और अभी हम जब दोबारा से मंत्री पद का पदभार संभाला है तो हमने तुरंत ही उस चीज़ पे एक्शन लिया है, जो ग्रेस मार्किंग वाला सिस्टम है। इस तरीके हर चीज़ को हम धीमे धीमे रिजॉल्व कराएंगे। रीनीट की आप लोगों ने फिर से मांग की है कि रीनीट होना चाहिए? हाँ, रीनीट के लिए कहा तो उन्होंने कहा ये तो चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस चीज़ पे अभी हम सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। 3 मांगे आपने क्या मुख्य तौर पर रखी थी और उस पर मंत्री जी ने? हमने कहा कि एनटीए पे कार्रवाई होनी चाहिए और रीनीट हमारा होना चाहिए। और मतलब एनटीए को थोड़ा सा एक्शन एनटीए के ऊपर रहना चाहिए। तो आप लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव मिले आकर के बाकी छात्र को भी आप कन्विंस करेंगे जाकर के ये बात हुई है और प्रदर्शन अभी ना हो, हमको इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट का? हाँ, हम तो बिल्कुल ही अब प्रदर्शन हम तो नहीं करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन लेगा हम उसको फॉलो करेंगे। मुलाकात से संतुष्ट? हम तो संतुष्ट हैं। नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में संग्राम है और नीट की परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का एक मामला बिहार से भी सामने आया, जिसकी जांच लगातार की जा रही है। बड़ी खबर यह है कि जांच में जुटी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने शक के दायरे में आए 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। जांच में 13 परीक्षार्थियों के बारे में पता चला था, जिनमें से 4 उसी वक्त गिरफ्तार हो गए थे। अब बाकी बचे हुए 9 छात्रों को नोटिस देकर के पूछताछ के लिए इन सभी को बुलाया गया था। अभी तक सॉल्वर गैंग के कुल 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही अब यहाँ के मामले को लेकर भी बच्चे बार बार इसको उठा रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ चुके हैं। प्रकाश, इस खबर के बारे में क्या जानकारी? जिन 9 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इनके बारे में? देखिए, 2 तरह के मामले सामने आए। एक है कि नीट के परीक्षा पत्र वो लीक हुए थे और उसको लेकर के ईओयू कार्रवाई कर रही थी, और उसके तहत में 13 बच्चे ऐसे थे जिनके नाम सामने आए थे। उनमें से 4 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था और बाकी बच्चों को, अब बच्चों के पिता को यानी गार्जियन को नोटिस भेजा गया है कि वो लोग भी आए और अपना पक्ष रखें। तो एक तरह से एक पर्चा लीक का मामला है और दूसरी तरफ जो सेंटर्स बदले गए थे, जिस सेंटर पर जो नियम के मुताबिक होने चाहिए थे उसके बिहार से लेकर गुजरात तक का ये मामला सामने आया है। तो दोनों पक्ष की जांच की जा रही है और इस जांच में तेजी लाई जा रही है, ताकि नीट में जिस तरह से धांधली हुई है परीक्षा पत्र लीक को लेकर के, प्रश्न पत्र लीक को लेकर के, या फिर दूसरा पक्ष जो आता है सामने कि कैसे माफिया इसमें इन्वॉल्व थे, सॉल्वर गैंग वो इन्वॉल्व था और बच्चों को पहले से ही कैसे प्रश्न पत्र दे दिया गया था, आंसर रटाए गए थे, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। तो इस मामले की जांच हो रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। और देखिए, पटना के जिस स्कूल में नीट का सेंटर था, जहां गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, उस स्कूल में एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक पहुंचे। आरोप यह है कि परीक्षा से 1 दिन पहले छात्रों को पेपर देकर उत्तर रटवा दिया गया था। आयुष नाम का परीक्षार्थी गिरफ्तार हुआ था, जिसने इस स्कूल का पूछताछ में जिक्र किया था। संवाददाता शशांक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, पटना के खेमनीचक में यह वही स्कूल है जहां पर पूरे फर्जीवाड़े की साजिश रची गई। दरअसल कथित नीट पेपर लीक मामले की जांच ईओयू कर रही है। 13 आरोपियों को जेल भेजा गया है। आयुष नाम के अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में ये दावा किया कि 5 मई को नीट की परीक्षा थी, लेकिन उसके ठीक 1 दिन पहले उसको और करीब 20-22 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिया गया था। उन लोग को रात भर यहीं रखा गया था और उत्तर भी उन लोग को यहाँ पर रात भर रहकर रटवाया गया था। आयुष ने कहा कि उसके साथ करीब 20-22 अभ्यर्थी रात भर यहीं पर थे 4 मई को, और प्रश्न पत्र उनके पास था, उत्तर था, वो लोग रात भर उसको रटे। उसके बाद
परीक्षा देने गए थे। उसने पूछताछ में ये कहा है कि जब वो लोग परीक्षा देने गए तो उन्होंने देखा कि उन लोगों को बिल्कुल वही प्रश्न पत्र मिला है जो एक दिन पहले उन लोगों को रटवाया गया था। उसके दावे की सच्चाई जो है EOU जो है पता करने में जुट गई थी। देखिए यही वो कमरा है जिसमें करीब 20 से 22 अभ्यर्थी जो हैं वो रुके थे। पास का भी एक कमरा है, कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उन लोगों को 4 मई की रात इसी कमरे में जो है उत्तर जो है वो रटवाया गया था। इसी स्कूल के छत पे जले हुए प्रश्न पत्र मिले। EOU ने NTA से मूल प्रश्न पत्र मांगा ताकि उसका FSL जांच हो और मिलान किया जा सके, लेकिन अब तक NTA ने जो मूल प्रश्न पत्र है वो नहीं भेजा है EOU को। और ये जो पूरा खेला हुआ है इसमें मोटी रकम जो है अभ्यर्थी उन लोगों ने दिया था। हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? नाम उपेंद्र है? जी, उपेंद्र कुमार यादव। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ सर हम तो अपने आंखों से विद्यार्थी को नहीं देखे थे, हमको कुछ ऐसा लगा ना, हम इसी रास्ते से आवागमन करते हैं गाय के देख रेख में, हमको कुछ ऐसा लगा, खड़ा हुए कोई आदमी बोल दिया क्या, हम कह रहे हमारे घर में कोई बोल रहा है कि क्या, तो हमको कुछ लगा कि कुछ है इसी बात, तो हम जो है उसमें संलिप्त तो नहीं हुए, हमको लगा कि खड़ा रहना भी बेकार है, हम अपना काम देखते हैं। क्या 20-25 की संख्या में बच्चे हैं रात भर रुके थे? हम ये नहीं देख सके थे सर, हम बच्चा को बिल्कुल नहीं देख पाए थे। 5 मई को परीक्षा हुई है, 4 मई को आयुष ने कहा कि यहीं पर वो कई अभ्यर्थियों के साथ था और प्रश्न पत्र मिला, उत्तर वो रटा है, तो इसी कमरे का बात वो कह रहा है। पुलिस उसको यहाँ लेके भी आई थी। आप डर रहे हैं या कैमरे पे बताना नहीं चाहते? नहीं, हे भगवान, हम काहे के लिए डरेंगे सर जी? इंसान जो कुछ देखे तो। पुलिस यहाँ पे किसी बच्चे को लेके? हाँ, कुछ 1-2 आदमी नजर में आए थे, हम देखे थे। पुलिस लेके आई? हाँ। और अंदर पूरा जो है जांच चल रहा है? हाँ, जांच चला था। इसके साथ कोई बच्चा था? बच्चा था। क्या आपको क्या जानकारी मिली? ये जानकारी वही पेपर लीक की मामला हमको जी, पेपर लीक की बात हम सुनने में आया। उसके पहले है किसका आना जाना रहता था? ऐसे वही विद्यार्थी आया, ऐसा इंजाम दे करके गया, और का 2-4 दिन में, वही 1-2 दिन। तब एक रात रहे थे? जरूर रहे होंगे, अब गेट बंद है तो हम तो देख नहीं सके सर। लेकिन पुलिस यहाँ कुछ लोगों को लेके आई थी और जांच कर रही थी जी, है ना? इसके अलावा और क्या जानते हैं? और विशेष तो हम कुछ नहीं जानते सर। तो लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, सच देश के सामने आना बहुत जरूरी है। नीट की परीक्षा में टॉप करने वालों में हरियाणा की अंजलि भी शामिल थी। अंजलि को 720 में से 720 नंबर आए। अंजलि को ग्रेस मार्क्स भी मिले थे, और इस तरह ठीक ऐसे यश कटारिया के नाम के छात्र को 720 में से 718 नंबर मिले। अब दोनों का दावा यह है कि दोबारा परीक्षा में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ये दोनों को भरोसा है। मेरा नाम अंजलि है, मैंने हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ में पेपर दिया था। मेरे 720 में से 720 नंबर आए थे। NTA ने शायद हमें दूसरा मौका देने की कोशिश की है, जो हमें वहाँ पे पूरा टाइम नहीं मिल पाया, और पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हुई थी उसकी जगह हमें दूसरा अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये जो दोबारा पेपर हो रहा है रीनीट को, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझें और दोबारा से तैयारी करके जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। जो वहाँ पे हमारा टाइम लॉस हो गया था, अब उसको यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश करें। थोड़ा सा इनजस्टिस फील हुआ था कि हमारा टाइम लॉस्ट हो गया था वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर, बट एक ऑप्शन हो रहा है कि रीनीट दे सकते हैं। बट ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि टाइम कम मिला है अभी, कि 9 डेज़ आफ्टर मेरा फिर से यदि रीनीट हो रहा है तो थोड़ा से भी एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो फिर भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी। मतलब अब थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं थे पढ़ाई में, बीच में अराउंड 1.5 मंथ का गैप आ गया था, तो उससे थोड़ी कंसिस्टेंसी तो ख़राब हुई ही है। और बाकी यदि है ना थोड़ा और टाइम मिलता तो और अच्छी प्रिपरेशन कर सकता था मैं अपने रीनीट के लिए।